गुड इवनिंग एवरीवन। सो बहुत दिन हो गए यार, क्या बोलूँ। आई थिंक 5 या 6 दिन हो गए कि मैंने 12th के वीडियो कोई अपलोड नहीं किया था। बहुत सारे रीजन थे, क्या क्या रीजन बताऊँ छोड़िए, बट आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। और आज हम लोग बेसिकली यूनिट 2 ना देखकर हम लोग यूनिट 1 के ही क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। और आज हम लोग कैपेसिटर पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। वी कैन से दैट सम स्पेशल प्रॉब्लम, सम special types of numericals based on the capacitors, and in this lecture we are also going to study about the Kirchhoff's law to solve the numericals with respect to the capacitors when the capacitors are neither in series nor in parallel. So today we will start with some numericals. I have selected some numericals to demonstrate the concept of Kirchhoff's law, how the Kirchhoff's law can be used, and how some questions can be solved when they are now neither in series nor in parallel. So let's start with the topic. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन, टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, we have 3 capacitors whose capacity is C. The capacitance of the capacitors is C, and the connection is like something like this. Question says find the equivalent capacitance from A to B. Find the equivalent capacitance from A to B. A से B तक का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपने को फाइंड करने का है। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कौन सीरीज कौन पैरेलल। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, कैसे हम लोग डिसाइड करें कि सीरीज में है कि पैरेलल में है कि किस में नहीं है। तो क्या करते हैं, हम लोग कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। ठीक है, ये है ए पॉइंट, तो यहाँ का पोटेंशियल को लेते हैं वी ए। सेम वायर है तो यहाँ के पोटेंशियल हो जाएगा वी ए, सेम वायर है तो यहाँ के पोटेंशियल हो जाएगा वी ए, सेम वायर है तो यहाँ के पोटेंशियल हो जाएगा वी ए। क्योंकि मैंने उसको वायर से कनेक्ट कर दिया तो ये सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या हो गया, तो सारे पॉइंट का पोटेंशियल हो गया वी ए। अगर वी बी है, इसका पोटेंशियल क्या आ जाएगा, इसका पोटेंशियल हो जाएगा वी बी, इसका पोटेंशियल हो जाएगा वी बी, इसका पोटेंशियल हो जाएगा वी बी, और इसका पोटेंशियल भी हो जाएगा वी बी। The potential of all these points becomes VB. Now we have to arrange these capacitors whether they are in series or parallel. So let us try to decide. Let's mark these capacitors to be 1, 2 and 3. 1 का एक पॉइंट किस पे है, for capacitor 1, तो उसका एक पॉइंट है, यही ना एक प्लेट है, उसका एक प्लेट का पोटेंशियल बी ए और दूसरे प्लेट का पोटेंशियल है ये देखते हैं, तो इसका पोटेंशियल कितना है वी बी। ठीक, सिमिलरली फॉर कैपेसिटर 2, ये कैपेसिटर 2 है, इसका एक प्लेट किस पे है, एक प्लेट देखते हैं, तो एक प्लेट है पोटेंशियल इसका वी ए पे और दूसरे प्लेट का पोटेंशियल क्या है, तो वी बी। सिमिलरली अगर हम तीसरे प्लेट पे चलते हैं फॉर कैपेसिटर 3, आई कैन से दैट एक प्लेट है वी बी और दूसरा प्लेट है वी ए, यानी वी ए और वी बी। यानी अगर हम कैपेसिटर्स के क्रॉस जाते हैं, कैपेसिटर के क्रॉस मूव करते हैं प्लेट के क्रॉस, तो हम क्या फाइंड करते हैं, तो हम फाइंड करते हैं कि प्लेट के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो वी ए माइनस वी बी। हर प्लेट में एक प्लेट है वी ए पे, एक प्लेट है वी बी पे, तुम कह सकते हैं कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, तो वी ए माइनस वी बी। अब जब कैपेसिटर्स रहते हैं, वी कैन राइट नाउ, सिंस द कैपेसिटर्स आर एट सेम पोटेंशियल डिफरेंस,
they are arranged in parallel. They are arranged in parallel. क्योंकि सभी के सभी सेम पोटेंशियल पे हैं, तो ये किस में हो गया, तो ये पैरेलल में इनका अरेंजमेंट हो गया। दे आर अरेंज्ड इन पैरेलल, इनका अरेंजमेंट पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल में रहता है तो क्या होता है, पैरेलल में कुछ इस टाइप सिचुएशन रहता है, हम लोग इसको मान सकते हैं। एक पॉइंट हो गया बी ए, दूसरा पॉइंट हो गया बी बी, ये हो गया सी, ये हो गया सी, ये हो गया सी। तो नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? In the case of capacitors, the net capacitance C should be equal to C equivalent है, तो C plus C पैरेलल में तो क्या होता है, सिंपली ऐड रहता है। The equivalent capacitance of the circuit will become 3C in this case. Okay? So see how we can solve such type of numericals. If we can determine at what potential the plates are, we can decide whether they are in series or whether they are in parallel. In such type of questions, when their connections are there, we can easily determine the potential difference between the plates, and we can determine whether they are in series or parallel. Okay? So that is a very good question. Now let's go to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, ये अभी पॉइंट्स ये सिचुएशन है मेरा, दिस इज द क्वेश्चन। हमको क्या करना है, हमको ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो हम दो पाथ लेके चलते हैं। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पी ए पी बी, और इसको मान लेते हैं पॉइंट को हम लोग E. ठीक है, now can I see that points A, P, B are at same potential? ए पी बी जो पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स किस पे हैं, तो सेम पोटेंशियल पे, उनका बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इसके बीच में कोई कनेक्शन है ही नहीं। सच सिचुएशन इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटेड। हमारा जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमको जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो चार्ज को सेंड करना था, जिसकी वजह से इस पे चार्ज स्टोर होते हैं कैपेसिटर्स पे, दे आर एट सेम पोटेंशियल, इनपुट और आउटपुट सेम पोटेंशियल पे, सेम जगह पे, तो सच सिचुएशन इज कॉल्ड the circuit is short circuited, or this is an example of short circuit। अगर जहाँ से इनपुट है और वहीं पे आउटपुट है, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दें बिना कोई रेजिस्टेंस के, बिना कोई कैपेसिटर्स के, बिना कोई वोल्टेज जो ड्रॉप करता है, तो क्या होगा कि दोनों सेम पोटेंशियल पे हो गया, तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अब सपोज करते हैं चार्ज को फ्लो करने का दो रास्ता है, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। इधर से चार्ज आएगा तो कैपेसिटर्स आएगा जो इसके फ्लो में हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे,
बट इधर से जाएगा तो कोई हिंड्रेंस नहीं है, तो सारा का सारा चार्ज ए पी बी से होके जाएगा rather than they moving from A E B. So I can write that since the circuit, since this is an example of short circuit, no current, no charge will pass across AEP, hence capacity of the given circuit becomes 0, क्योंकि ये हमारा जब उधर चार्ज जाएगा नहीं तो चार्ज स्टोर कैसे होगा, जब चार्ज स्टोर होगा नहीं तो कैपेसिटी कहाँ से आएगा, तो कैपेसिटी इस केस में हमारा क्या होता है, तो 0 होता है, कोई कैपेसिटी नहीं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा इस केस के लिए, ठीक है। So this is how we can solve such type of questions. Okay. The next question is in this question diagram is given like this. The distance between the plates is given as D, and this is also D, and this is also D, and the area of the plates is given as A by 3. This is a situation which has been given. ये पूरा का प्लेट का एरिया है A, और ये A/3 एंड A/3, ये तीनों प्लेट्स का एरिया हो गया, जिसका A है A/3 एंड A/3, एंड ये प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हो गया D. What I have to find? I have to find the capacitance of the arrangement. Find the capacitance of the arrangement. हमारा जो अरेंजमेंट है उसका कैपेसिटेंस फाइंड करने का है। ये पूरा का पूरा जो मीडियम है ये वैक्यूम या एयर में दिया हुआ है, ठीक है ना। We can divide these capacitors in 3 parts. 3 कैपेसिटर्स हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये एक कैपेसिटर हो गया इतना पार्ट, ये एक कैपेसिटर हो गया इतना पार्ट, ये एक कैपेसिटर हो गया इतना पार्ट, और ये क्या हो जाएंगे, ये के सारे कैपेसिटर किस में हो जाएंगे, तो सारे कैपेसिटर्स हमारे आ जाएंगे पैरेलल में, कैसे हो जाएगा, ये सारे के सारे कैपेसिटर्स किस में आ जाएंगे, तो सारे के सारे कैपेसिटर्स हमारे पैरेलल में आ जाएंगे। तो वो कैसे हो रहा है, क्योंकि इसका पोटेंशियल सेम है, इसका पोटेंशियल सेम है, और इसका पोटेंशियल सेम। So by that logic, all the capacitors become in parallel. So when we solve such type of problems, what I will do, let's name these capacitors as C1, C2 and C3, ठीक है। कैपेसिटर्स किस में हो गए, तो C1, C2 और C3 में हम लोग मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ C1 क्या रहेगा, एप्सिलॉन नॉट A/3 बाई D, तो ये एप्सिलॉन नॉट A/3D
कैपेसिटी ऑफ C2, सेकेंड कैपेसिटी का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो A/3 ही है, डिस्टेंस कितना आ गया 2D हो गया, तो कि एप्सिलॉन नॉट A/6D। थर्ड कैपेसिटी में चलते हैं, कैपेसिटी ऑफ C3 ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/3/3D, हो गया एप्सिलॉन नॉट A/9D। ठीक है, सिंस द कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, since the capacitors are in parallel, ठीक है, नेट कैपेसिटी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट A/3D प्लस एप्सिलॉन नॉट A/6D प्लस एप्सिलॉन नॉट A/9D। ठीक, एलसीएम रहता है तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 9D, तो हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A प्लस, सॉरी एलसीएम 9D नहीं होगा, एलसीएम यहाँ हो जाएगा 18D, तो हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट A प्लस 3 एप्सिलॉन नॉट A प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो नेट कैपेसिटेंस हमारा हो गया 6 3 9 9 11 11 एप्सिलॉन नॉट A/18, that is the net capacitance of the given circuit। ओके, ये पूरे प्लेट का पोटेंशियल सेम है, ये पूरे प्लेट का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि ये दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, that is why we consider they are in parallel। Now since they are in parallel, we can use the formula for parallel and we will get the actual capacity of the circuit। Okay, now let's solve another question। There is a circuit is given, the area of the plate is A, plate is A, it is plate B, that is plate C, they are concerned with the positive, so this will become positive and this plate will become negative। The three plates are A, B and C respectively। क्वेश्चन है, the area of each plate, the area of each plate is equal to 2 into 10 to the power minus 2 meter square on one side। किसी भी एक साइड का एरिया क्या है, इतना है, and the gap between the adjacent plates, and the gap between the adjacent plates is 0.2 millimeter। The EMF of the battery, EMF मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मान सकते हैं, the EMF of the battery is 20 volt।
find the distribution of charge. Find the distribution of charge on the various surfaces of plates. What is the equivalent capacitance also? We have to also find the equivalent capacitance of the circuit. तो इतना चीज हम लोग को फाइंड करना है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर लेते हैं और फिर हम लोग चार्ज फाइंड कर लेंगे. सो हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड हाउ टू फाइंड द चार्ज. सो कैन यू सी दैट हम दो प्लेट्स लेते हैं, एक प्लेट हो गया प्लस, ये हो गया माइनस. ये एक कैपेसिटर का इलेक्ट्रॉन बन गया. ठीक है. कैन आई सी द कैपेसिटेंस बिटवीन ए टू बी, द कैपेसिटेंस ऑफ ए B, set capacitance epsilon naught A by D. epsilon naught की वैल्यू कितना है? epsilon की वैल्यू मैंने लिखा 8.85 into 10 पर -12. एरिया ऑफ प्लेट कितना दिया था? एरिया ऑफ प्लेट है 2 into 10 पर -2 मीटर स्क्वायर बाई डी. डिस्टेंस कितना दिया था? 0.2 मिलीमीटर, यानी 2 into 10 पर -4 मीटर. So if I can solve this, this is going to come as 100 epsilon naught फ्लैट. 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 पर 10 पर मतलब हो गया यहाँ पर. लेट्स डिस्ट्रीब्यूट epsilon naught, तो क्या हो जाएगा? 100 epsilon naught फ्लैट. ये हो गया CAB. Similarly I can find the CBC to be अगेन एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. ये माइनस हो गया प्लस हो गया, तो एक कैपेसिटर बन गया. एप्सिलॉन नॉट ए को हो जाएगा 2 into 10 पर -2 मीटर स्क्वायर बाई डी. डी का वैल्यू कितना है? तो 2 into 10 पर -4 मीटर. सो इफ आई कैन अगेन सॉल्व दिस, दैट शुड बी कम्स टू बी 100 एप्सिलॉन नॉट फ्लैट. नाउ वी हैव टू फाइंड वेदर द कैपेसिटर्स आर इन सीरीज और इन पैरेलल. सीरीज में है कि पैरेलल में है. देख सकते हैं क्या, प्लस माइनस, ये एक प्लस है, इसी का माइनस, इसका एक प्लस और इसी का माइनस. तो क्योंकि दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो कैपेसिटर्स किस में हो गया? तो पैरेलल में हो गया. तो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? तो नेट कैपेसिटेंस हमारा लिख सकते हैं तो C इक्वल टू CAB प्लस CBC दैट इज इक्वल टू 200 epsilon naught farad. So net capacitance comes to be 200 epsilon naught farad. epsilon naught का वैल्यू पुट करना था, हम निकाल जाए वैल्यू. तो ये हमारा नेट कैपेसिटेंस हमारा आ गया. ठीक है, that is the net capacitance. Now what I have to find, I have to also find the charge stored on the plates. How much charge is stored in the given plate? चार्ज पे प्लेट्स पे कितने चार्ज हमारा स्टोर है. ठीक है ना. whatever charge is stored in A, the same amount of charge is stored in B and same amount of charge is stored in C. ये तो प्लस माइनस है, दोनों पे क्या है? तो दोनों पे चार्ज हमारा क्या है? तो सेम स्टोर है इस केस में. so in that case we have to find the charge stored. how I can find the charge? तो चार्ज कैसे फाइंड कर सकते हैं? चार्ज ऑन ए Q इक्वल टू क्या आता है? C इंटू बी. C कैपेसिटेंस ऑफ ए बी इंटू बी. व्हाट इज द कैपेसिटेंस? द कैपेसिटेंस ऑफ ए आ रहा है हमारा 100 एप्सिलॉन नॉट इंटू बी. बी की वैल्यू क्या है? तो बी की वैल्यू हमारा है 20. ये हो गया 2000 epsilon naught, that is the charge stored on A. And similarly the charge stored on C is also same, which is equal to 2000 epsilon. So in this way we can
find the charge stored on each place. Okay. That is how we can solve the charge stored on each place. And total charge that should be equal to the sum of all the charge. In the question, it has been asked the charge stored in the different plates. टोटल चार्ज क्या होगा? टोटल चार्ज हो गया हमारा 4000 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. So this is how we can solve such a problems. If the plates are given, then we can use this method to solve the questions. Okay. Now I'm going to show you one method. I'm going to show you one method to find the capacitance or to find the potential difference between the plates, and this rule is called the Kirchhoff's rule. So let us go for the Kirchhoff's rules. By the way, this is not mentioned in your BSc syllabus, but still that is important for if you are preparing for the JEE Mains and NEET and advanced. That can be useful. That is why I am telling you this method. So Kirchhoff's rule to determine the capacitance. So how the Kirchhoff's rule can be used to determine the capacitance of the circuit, or how Kirchhoff's rule can be used to find the charge stored and so on, a potential difference. So there are two rules. First rule is called the Kirchhoff's junction rule. And what is Kirchhoff's junction rule? It is based on conservation of charge. Charge can neither be created nor be destroyed. इस प्रिंसिपल पे ये हमारा Kirchhoff's फर्स्ट रूल कह सकते हैं कि हमारा एप्लीकेबल है. ये क्या कहता है? अगर कोई पॉइंट है, कोई जंक्शन है, if something like this is given, charge is QA, charge is QB, and that is charge is QC. So from that, QA plus QB should be equal to QC. टोटल इनकमिंग चार्ज, टोटल चार्ज जो हमको मिल रहा है, टोटल चार्ज वहाँ पे जा रहा है, तीनों का सम क्या होगा? तीनों का सम क्या रहेगा? तो इक्वल होगा. इनकमिंग चार्ज शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज, और आई कैन से दैट QA प्लस QB minus QC should be equal to, that is also called the Kirchhoff's junction rule. बेसिकली Kirchhoff's rules हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ पे डिटेल में पढ़ना है. यहाँ पर हम बेसिकली ओवरव्यू देते जा रहा हूँ. एंड द सेकेंड रूल इज कॉल्ड Kirchhoff's loop rule. It says that the algebraic sum of all the voltage drop across a closed loop is 0. उसमें क्या कहता है? टोटल चार्ज का सम 0 होता है एंड इनकमिंग चार्ज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज. यहाँ पे क्या होता है? टोटल वोल्टेज ड्रॉप किसी भी क्लोज लूप में क्या होता है? तो 0 होता है. सो इफ आई कैन टेक something like this, let's these capacitors with C1 C2, the EMF of this voltage is E1 and this voltage is E2, C1 C2 C3. Now if I can I say that if the charge here is stored plus Q, that should be minus Q plus Q minus Q. क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं बात करता हूँ
अगर मैं बात करता हूँ सीरीज कैपेसिटर्स का, तो सीरीज में क्या था, तो सारे कैपेसिटर्स पे सेम चार्ज स्टोर होते हैं, तो सारे कैपेसिटर्स पे सेम चार्ज स्टोर होने वाले हैं। नाउ क्या कह रहा है कि अगर हमको फाइंड करना है कि टोटल कैपेसिटेंस सर्किट का, सही, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द क्लोज्ड लूप इज 0। पूरे लूप में वोल्टेज का सम क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप का सम क्या होगा, 0 होगा। सो अगर मैं इसको यूज करूं तो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? दैट इज C1, दैट इज C2, दैट इज C3 एंड सो ना। अगर मैं इसके क्रॉस को वोल्टेज ले लूँ V1, इसके क्रॉस को वोल्टेज ले लूँ V2, इसके क्रॉस को वोल्टेज क्या जाएगा E1, इसके क्रॉस को वोल्टेज क्या जाएगा तो V3, और इसके क्रॉस को वोल्टेज क्या जाएगा तो E2, दैट शुड बी इक्वल टू 0। वोल्टेज ड्रॉप की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे Q इक्वल टू क्या आता था, Q इक्वल टू होता है C बाई V, तो V इक्वल टू क्या रहता है C बाई Q। अगर Q इक्वल टू हमारा है C V, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो V इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C। ठीक है, तो बाई दैट लॉजिक यहाँ पे मैं इधर से इधर मैं प्रॉपर डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ। अगर प्लस पहले हमको चार्ज मिला तो हम प्लस यूज करेंगे, माइनस मिलेगा तो हम माइनस यूज करेंगे। तो प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, चार्ज कितना है तो Q, कैपेसिटेंस कितना है C1, प्लस चार्ज कितना है Q, कैपेसिटेंस कितना है C2। अगर प्लस से माइनस पे मैं मूव कर रहा हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल पर मैं मूव कर रहा हूँ, तो मैं वोल्टेज ड्रॉप कर लूँगा पॉजिटिव। यहाँ के इसका ईएमएफ क्या है E1, तो मैं इसका वोल्टेज ड्रॉप लूँगा E1। यहाँ पे क्या है तो प्लस से माइनस, यहाँ पर हो जाएगा अगेन Q बाई C3, एंड अगेन यहाँ पे तो माइनस से प्लस जा रहा हूँ। देखो अगर मैं प्लस से माइनस जा रहा हूँ, इफ आई एम मूविंग फ्रॉम प्लस टू माइनस, इफ आई एम मूविंग फ्रॉम प्लस टू माइनस, इन दैट केस आई विल टेक द वोल्टेज ड्रॉप ऑफ द बैटरी टू बी पॉजिटिव, एंड इफ आई एम मूविंग फ्रॉम माइनस टू प्लस, I will take the voltage drop of the battery to be negative. So here it should be minus E2, and that should be equal to 0. These are the basically two rules that can be used widely to solve the numerical problems based on the capacitors, to finding the potential difference and to finding the charge stored in the capacitors. Actually मैंने आज बस इसे describe कर दिया. I will take another lecture. In that lecture I will tell you the use of these two rules to solve the questions, to solve the numericals which are based on the capacitors. Okay? आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे तो हम लोग किरचॉफ्स रूल का यूज देखेंगे. ठीक है, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट.